हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? आज मैं सैम्पल पेपर 3 लेके आई हूँ आप लोगों के लिए और आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को। इसको मैं थोड़ा अगर ब्रॉड कर देती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। फिर जब मैं सॉल्व करूँगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कुछ आंसर्स अपने आप सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद जब मैं आंसर्स डिस्कस करूँगी तो आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चंस हैं। और मैंने सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ चैप्टर्स रह गए होंगे तो वो आपके और सैम्पल पेपर्स जो आएंगे उनमें कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आंसर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आंसर 1 क्या कह रहा है? इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर n इज दिस देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। आपको इस वाले में सिर्फ ये देखना होता है कि किसकी पावर कम है। 2 और 5, 2 इंटू 5 10 होता है। तो जिसकी भी पावर 2 और 5 में से जिसकी पावर कम है उतने जीरोस होंगे। तो कितने जीरोस होंगे इसमें? क्योंकि छोटी पावर 3 है तो 3 जीरोस बस। ठीक है, इतना ही लिखेंगे आप। आंसर 2 पे आ जाते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज दिस। क्योंकि ये कर्व्ड है, यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है ना, तो 2 जीरोस यहाँ के हो गए और एक यहाँ पे हो गया। तो जीरोस तो मेरे पास 2 हैं, लेकिन अगर डिग्री पूछा पॉलिनोमियल की तो हम कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। थर्ड आंसर पे आ जाते हैं। रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 40। ठीक है, रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 2:3 और हमें 40 दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इन्होंने बोला है 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, तो हम कहते हैं लेट x बी द कांस्टेंट ऑफ रेशियो। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 8 और x 8 आ जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी यहाँ पर 8 2 16 और नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे 8 3 24। टोटल नंबर इन्होंने बोला कि 5 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, हाउ मेनी ऑफ देम शुड बी बॉयज, सो दैट रेशियो बिकम्स 4:5। तो हम अगर लेते हैं कि लेट ए नंबर ऑफ बॉयज ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल तो 5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है ना, तो 5 माइनस ए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब जो मेरे पास नंबर आएगा वो आएगा 21 माइनस ए अपॉन 24 प्लस ए। यहाँ पे मैंने 16 जो नंबर ऑफ गर्ल्स थे ना उसमें प्लस 5 माइनस ए किया है, तो रेशियो हो जाना चाहिए 5 4 अपॉन 5। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो कितने बॉयज ने ज्वाइन किया है? 1 बॉय। जो हम 5 बॉय ज्वाइन किए हैं स्टूडेंट्स, उसमें एक लड़का है एंड रेस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स। आ जाते हैं नेक्स्ट आंसर में। For what value of r the equation will have real and distinct root? रियल एंड डिस्टिंक्ट जब हम कहते हैं तो उसमें हमेशा d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू का साइन नहीं होता। खाली रियल वर्ड होता ना तो उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी आता। तो यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस आर, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a 1 है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c की वैल्यू r है। तो यहाँ से हमें वैल्यू r की ढूंढनी है। तो यहाँ आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 4r, या फिर हम कहें r इज लेस देन 1। ठीक है, तो r इज लेस देन 1 के लिए हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आर। ठीक है, अब आ जाते हैं आंसर 5 पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लिया था हमने, तो b का यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 a यहाँ पे कुछ नहीं है, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है और r लिया है हमने तो 4r आ गया था। तो यहाँ से 4 इज ग्रेटर देन 4r, r इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 1। फाइंड द सम ऑफ दीज 200 टर्म्स। अगर आप इसमें देखोगे तो 1 माइनस 6 माइनस 5 दे रहा है, 2 माइनस 7 माइनस 5 दे रहा है, 3 माइनस 8 माइनस 5 दे रहा है। तो माइनस 5 कितनी बार अकर कर रहा है हमारे पास? 50 टाइम्स, क्योंकि 100 है और यहाँ पेयर बना दिया तो 100 के 50 रह गए ना, दो दो का एक एक हो जाएगा, दो को एक में रिड्यूस हो गया। 1 माइनस 6 माइनस 5 दे रहा है, 2 माइनस 7 माइनस 5 दे रहा है, 3 माइनस 8 माइनस 5 दे रहा है। तो -5 इंटू 50 माइनस 250 आपका आंसर है। आप अगर एपी का कंसेप्ट लगा के करेंगे ना तो भी बिल्कुल ठीक आएगा आपका आंसर, ये -250 ही आएगा।
आंसर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल एस एंगल पी आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल है। एंगल एस और एंगल पी आर क्यू, ये एंगल और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिगर ड्रॉ करें ना, तो ऐसे अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर में ड्रॉ कर दूं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है ना, और इन्होंने और लाइंस भी दी हुई हैं, एक ये एस हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, मैंने थोड़ी सी छोटी फिगर ड्रॉ की है। पी, यहाँ पे हमें एस और टी दिया है। आर और क्यू को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, अगर वो ट्रायंगल्स को अगर हम अलग अलग लिखते, अलग ड्रॉ करते, तो ये हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है ना, लाइंस को इंटरचेंज कर दिया हमने। अगर मैं ट्रायंगल ऐसे लिखती, ट्रायंगल पी एस टी और ट्रायंगल लिखती पी आर क्यू, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल एस और एंगल आर इक्वल है, एंगल पी दोनों में कॉमन है, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हम ये कह देंगे पैरेलल भी हैं ये दोनों लाइंस, क्योंकि एंगल आर और एंगल एस इक्वल है। तो जब ये लाइंस पैरेलल हो गई हमारे पास, तो हम इसमें बीपीटी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है पी एस अपॉन पी टी इज इक्वल टू 2/3। तो हम ना यहाँ पे पहले डायरेक्टली, मुझे यहाँ पे इन्होंने एम एन पैरेलल टू क्यू आर दिया हुआ है, तो एम एन पैरेलल टू क्यू आर और क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी। क्यों? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा एम एन इज पैरेलल टू एन एम, क्योंकि एन इधर कर दिया है ना हमने, तो एन को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एन एम इज पैरेलल टू एस टी। तो एन एम इज पैरेलल टू एस टी में हम रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर, पी एन अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी टी। ठीक है, ये कॉरोलरी हम पढ़ते थे ना बीपीटी का, वही कंसेप्ट है। तो पी एन अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी टी, तो वो भी आ जाएगा 2:3। आ जाते हैं आंसर 7 पे। The base of an equilateral triangle with sides 24 lies along x-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the coordinates of B. तो सिंपल है ये, तो वन लाइन आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ओ हमारा मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ओ मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है ओ, तो यहाँ पे ओ बी जो होगा वो भी 12 यूनिट्स हो जाएगा, और ये जो बी सी होगा ये भी 12 यूनिट्स हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट जो बी का आएगा वो आएगा -12,0। आंसर 8 पे आ जाते हैं। कई बार ना क्वेश्चंस आप लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे देखने में, पर ऐसे डिफिकल्ट और लेंदी नहीं है। इन द अबव फिगर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, फाइंड ए ई। अब हमें ये पता है ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, तो ये 40 हो गया। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें हम ट्रायंगल ए डी ई जो हमें नजर आ रहा है, इसमें हम लगा लेते हैं कंसेप्ट कॉस ऑफ 60 डिग्री का। तो वो हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए ई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ए डी हमें दिया हुआ है 40, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए ई आ गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर। आंसर 9 पे आ जाते हैं। tan A is equal to n tan B और sin A is equal to m sin B. Prove that cos square A is equal to this. तो पहले तो हम यहाँ पर tan A को ना sin A अपॉन cos A कन्वर्ट कर लेते हैं, sin B अपॉन cos B में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने n साइड में रखा हुआ है। sin A अपॉन sin B हमें दिया हुआ है यहाँ से m, तो ना हम ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है m अपॉन n इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन कॉस बी। मुझे तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्रॉस स्क्वायर ए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ से अगर हम देखते हैं इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मुझे साइन बी की वैल्यू क्या नजर आती है 1 अपॉन एम साइन ए अपॉन एम, तो यहाँ पे एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं जरा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कट जाएगा सेकेंड टर्म पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन एन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए को क्या कहते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
तो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर सब में ही कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, बस आपको कॉस स्क्वायर ए वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू एम स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टेप पे भी कर सकते थे हम, और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आता है बाई बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए एक तरफ लेके आते हैं तो और कॉमन लेते हैं तो आता है एम स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। कॉस स्क्वायर ए हमने एक तरफ कलेक्ट कर लिया है, तो हमारे पास जब कॉस स्क्वायर ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OPQS वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होते हैं, यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो QS इज इक्वल टू PQ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है, तो वहां से हमारे पास OP आ जाएगा 625 माइनस 576। पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ मैं, ये 24 है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो जब आप इसको वो करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आता है 49, मतलब OP आ जाएगा, OP स्क्वायर था ये, तो OP आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो ये भी आ गया 7 सेंटीमीटर। तो 2 टाइम्स 7 एंड प्लस 2 टाइम्स 24, तो 48 प्लस 14, 48 प्लस 14, ये आपको दे रहा है आंसर 62 सेंटीमीटर। 8 प्लस 4 12, 4 5 6, तो 62 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर 10। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आंसर 11, आंसर 11 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर DF इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द बिल्डिंग AB इन द वाटर इफ BC इज 10। ठीक है, ये हमें 10 दिया है, ये 12√3 दिया है, हमें DF और BF ढूंढना है। तो यहाँ पर BF और DF जब हम ढूंढेंगे, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये हमें ढूंढनी है वैल्यू। आप नोटिस एक चीज करोगे कि जो हमारा जितना पानी के ऊपर लेंथ होता है ना, उतना ही पानी के नीचे होता है। तो पानी के ऊपर के लिए मैं सबसे पहले तो DE ढूंढूंगी। तो जब मैं DE की वैल्यू ढूंढूंगी, तो ये जो DE की वैल्यू आ रही है, ये हमारी आ रही है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो 10 प्लस 12√3, ये हो गया मेरे पास 10 प्लस 12√3, क्योंकि जितना पानी के ऊपर उतना ही पानी के नीचे, जितना पानी के ऊपर, तो ये जो लेंथ है मेरी और ये लेंथ है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे पास 10 प्लस 12√3 है, और नीचे भी रिफ्लेक्शन में भी 10 प्लस 12√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, DF और BF ढूंढना है। तो DF तो हमने ढूंढ ही लिया, दैट DF इज इक्वल टू, आंसर 11 कर रहे हैं हम, तो ये आ गया 10 प्लस 12√3 मीटर्स। और हमें क्या ढूंढना है, BF ढूंढना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं अपना ट्रायंगल BEF, और अगर हमें इसमें ये चाहिए BF की वैल्यू, तो हम लगाते हैं साइन 60 डिग्री, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा EF अपॉन BF। बस अब इसके बाद साइन 60 की वैल्यू डाल देते हैं, √3/2। EF कितना होता है, 10 प्लस 12√3 प्लस 10, तो 20 प्लस 12√3, ये 10 भी काउंट हो रहा है ना, और ये भी लेंथ काउंट हो रही है, तो टोटल आके 20 प्लस 12√3 हो जाएगा अपॉन BF। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो BF हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 24√3 अपॉन 3√3 मीटर्स। आ जाते हैं अगले आंसर पे। आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो आएगा आपके पास 40√3 प्लस 24 इंटू 3, 3 4 12, 3 2 6, 7 अपॉन 3 मीटर्स। ये आ जाएगी हमारी BF की वैल्यू। आंसर 12 पे आ जाते हैं। इन द अबव फिगर इन व्हाट रेशियो डज P डिवाइड्स AB इंटरनली। सिंपल है, आपको देखना है अबव द लाइन कितने पार्ट्स में आ रहा है, 3, बिलो द लाइन कौन से पे कट कर रहा है, 1, तो रेशियो इज 3:1। बस सिंपल आपको ये देखना होता है, अबव द लाइन पहले देखते हैं, बिलो द लाइन डिनोमिनेटर में आ जाता है। आंसर 13 पे आ जाते हैं। आंसर 13 में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल
A cow is tied at the vertex A by a 10-meter long rope. What is the area the cow can graze? तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB और BC की वैल्यू इक्वल होगी, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स होंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री मिल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और बस हमें ये कहना है एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, 360 डिग्री एज इट इज, पाई को ले लेते हैं 3.14 और रेडियस यह है 10 तो उसका स्क्वायर हो गया 100, है ना। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 45 9 5 45 9 40 इंटू 314 5 8 40। तो यहाँ पे जब हम 314 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 39.25 मीटर स्क्वायर। 8 3 24 क्योंकि 8 4 32 होता है तो इसमें आ जाएगा 8 3 24 एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं आंसर 14 पे। जब आंसर 14 कर रहे हैं, अ कंटेनर इज इन द शेप ऑफ अ कोन विद हेमिस्फेरिकल बेस। तो ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं। कोन कह रहा है ये, तो जब हमने कोन ड्रॉ किया विद अ हेमिस्फेरिकल बेस, हाँ, विद सेम रेडियस 7, रेडियस तो हमें 7 दिया है, हाइट ऑफ द कोन दिया है इन्होंने 24, ये हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और रेडियस जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इधर भी 7 ही है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड। तो पहले एरिया ढूंढ लेते हैं, एरिया हो जाएगा हमारा CSA प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हम अंदर का पोर्शन नहीं देख सकते तो इसलिए हमेशा हम CSA ही लेते हैं, ठीक है। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है ये, तो 2r हो गया। यहाँ पे वैल्यूज डालते जाते हैं क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 7 है तो इसलिए 22/7 ले रहे हैं हम, इंटू 7। स्लांट हाइट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास आएगी 25। ये कैसे बोला मैंने 25 आएगी, क्योंकि अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले एक ऊपर क्वेश्चन किया था ना जिसमें हम टेंजेंट वाला क्वेश्चन, सर्कल पे पेरीमीटर ढूंढना था हमें ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट वगैरह वाला कंसेप्ट लगाया था, उसमें हमारे पास 25 24 था तो हमारे पास थर्ड साइड 7 आई थी, तो इसमें 7 दिया था और 24 दिया था तो 25 आ गया एल। ठीक है, अगर आप एल ऐसे ढूंढना चाह रहे हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ से एल की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास आया 22 इंटू 39, 39 टू द 78, 78, तो ये हमारे पास आ रहा है 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट पूछी है उन्होंने तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट के लिए ₹2 से, तो ₹2 इंटू 858, तो ये हुआ 2 8 16, 2 5 10 11, 2 8 16 ₹1716। आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है आंसर 15। तो जब हम आंसर 15 सॉल्व करते हैं तो ज़रा टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, तो थोड़ा सा उसमें लगेगा टाइम क्योंकि टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं so to be easy for us, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे हमें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी लेस देन दिया होता है ना, इसका मतलब है कि इन्होंने हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है जो सामने दी है, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी और क्लास इंटरवल भी बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला तो हम हमेशा लेस देन ही लिखते हैं, तो ये तो लेस देन 140 ही रहेगा और गैप कितने का है, 10 का है, तो इसके बाद बाकी क्लास इंटरवल्स ऐसे बना लेते हैं 160, 160 से 170। हमें इन्होंने पहले ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्योंकि लेस देन था 8, 20, 34, 42, तो यहाँ से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेते हैं। 8 एज इट इज, ये हो गया 12, फिर हो गया 14 और उसके बाद हो गया 8, ठीक है, तो 8, 12, 14 और 8 आ गया। अब जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे इसमें तो n मेरे पास कितना है, n है 42, इन सबका सम वो सेम होना चाहिए हमेशा, तो n/2 कितना हो गया हमारे पास 21, तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, मीडियन क्लास हमारी हो गई ये वाली,
तो ये वाली हमारी हो गई मीडियन क्लास। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर मीडियन क्लास। बस अब सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं एंड उसके बाद हमारा मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन हमारे पास आ गया L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं, ये है L, ये वैल्यू, ठीक है। F हो गया 14, CF हो गया उससे पहले वाला, ठीक है, और H इज द क्लास साइज। ठीक, तो अब हम वैल्यूज डालते हैं। L है हमारे पास 150, n/2 है हमारे पास 21, CF है 20, H है 10 और F है 14 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 150 प्लस 0.71, तो हमारे पास आया 150.71 सेंटीमीटर। यूनिट लिख लेना, अगर जब भी आपको क्वेश्चन में यूनिट दिया हो तो आप यूनिट हमेशा लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने यहीं सॉल्व कर लिया था, फिर 11 किया है, फिर 12 यहीं सॉल्व कर लिया था, 13 14 एंड 15। तो मैं आपको ऐसे ही सैम्पल पेपर्स और लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, आप यूँ ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।